नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। लेट्स क्रिएट द फ्यूचर। उम्मीद करता हूं सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो हम एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ रहे थे और उसी कड़ी में शिक्षा मनोविज्ञान की एक और बेहतरीन क्लास लेकर के मैं आप सभी के बीच हाजिर हूँ। तो हम एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ते पढ़ते अपने बाल्यावस्था पढ़ रहे थे और बाल्यावस्था का आज अपन क्या करते हैं, दी एंड करते हैं, बाल्यावस्था को पूरी करते हैं। हमने कल की क्लास में बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं देखी थी। उससे पहले हमने शेषावस्था के बारे में देखा था। उससे पहले हमने जो अपनी भ्रूणावस्था है उसके बारे में, उससे पहले विकास के सिद्धांत, नियम वगैरह, अभिवृद्धि विकास में अंतर, उससे पहले विकास जो अपनी साइकोलॉजी उसकी शुरुआत के बारे में पढ़ा था। तो आपको क्लासेस काफ़ी अच्छी लग रही होंगी, उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कीजिए, पहले अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और चैनल पे भी आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हेडिंग लगाइए, बाल्यावस्था की बची हुई विशेषताएं। आपकी तो हेडिंग लगी हुई है, मैं भी लगा लेता हूँ कि बाल्यावस्था की विशेषताएं। बाल्यावस्था की विशेषताएं, मैंने आपको बताया था कि इन्हीं विशेषताओं को बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य भी कहते हैं। विशेषताओं कहते हैं ना। तो हम कल कुछ विशेषताएं पढ़ चुके थे कि बालक में किस प्रकार की कुछ विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में पढ़ चुके थे। उनके बाद हम आगे चलते हैं। हम लास्ट में से मेरे ध्यान में जहाँ तक हम व्यक्तित्व की बात कर रहे थे, है ना। उसके बाद मैं बताऊं आपको कि बाल्यावस्था में बालक के बिना वजह घूमने फिरने का विशेषता होती है। बालक बिना वजह घूमता फिरता है। बाल्यावस्था का बालक बिना वजह घूमना फिरना करता है। बालक कहीं भी आएगा, स्कूल से आया, आते ही बैग उसमें कुछ किया है, होमवर्क दिया है तो उसको फटाफट किया, जल्दी से खाना खाया तो खाया, नहीं खाया बाहर चला खेलने। आया कुछ थोड़ा सा कुछ बाहर हो गया, उसको देखने के लिए आ गया, फिर बाहर चला गया। कहीं पूरे दिन घूमता रहता है, गलियों में खेलता रहता है, उसकी कोई वजह नहीं होती है। तो बाल्यावस्था का बालक बिना वजह घूमना फिरना पसंद करता है, बिना किसी कारण के कहीं ना कहीं घूमता रहता है। क्लियर। तो बाल्यावस्था का बालक बिना वजह घूमता फिरता रहता है। आगे चलते हैं अगली विशेषता की तरफ। उसके बाद जो अपने बाल्यावस्था की जो शुरुआती पीरियड है ना, उत्तर बाल्यावस्था या फिर पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था, इसको बोलते हैं खोज की अवस्था। उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था को क्या बोलते हैं? खोज की अवस्था। इसमें बालक नई खोज करता है। खोज ये नहीं कि कोई मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें, खोज मतलब उसको कुछ चीजों के बारे में नहीं पता है, वो जो पता होता है वो आके बताता है कि देखो ऐसा होता है। और अगर उस टाइम कहते हैं कि हाँ कोई बात नहीं होता है, हमें पता है, तो उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए उसको कि क्या बात है ऐसा होता है। उसको पहली बार पता चला कि कोयल कैसे बोलती है, वो मैं आकर के बताएगा कि देखो पापा कोयल ऐसे बोलती है, देखो मम्मा कोयल ऐसे बोलती है। जब हमने उसको पहली बार सुना, अब हमने कह दिया कि हाँ मैं पता है यार, तब बच्चे की हो जाएगी यार इनको तो पहले से पता है, मुझे बताने का जरूरत पड़ी, तो वो दोबारा नहीं बताएगा। लेकिन उस टाइम आपने कहा कि अच्छा ऐसे बोलती है, अब बच्चा अगली बार दोबारा आएगा कुछ नई चीज लेकर के। तो बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, तो शुरुआती बाल्यावस्था 6-7 वर्ष का जो टाइम होता है, 7 से 9 वर्ष का, उस समय उसको क्या बोलते हैं? खोज की अवस्था बोलते हैं। क्लियर। आगे आगे समझ में। और जो फिर जो 6 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक जो बालक है, अभी बता दो इसके साथ कि 6 वर्ष से 10 वर्ष तक जो बालक है वो विद्यालय में सबसे ज्यादा रुचि लेता है। विद्यालय में सर्वाधिक रुचि लेता है। रुचि लेने का रीजन ये नहीं है कि उसको पढ़ना है वहां पे जाके। 6 से 10 वर्ष का बालक विद्यालय नियमित रूप से आता है। हमारे पास जो बच्चे हैं ना 1 2 3 4 5, वो सारे बच्चे नियमित रूप से स्कूल आते हैं। 6 7 8 की फिर ही मिस करते हैं, लेकिन 1 से 5 तक के बच्चे नियमित आते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी विद्यालय में रुचि है। और रुचि इसलिए नहीं है कि टीचर पढ़ा रहे हैं ऐसा कुछ, उनकी रुचि इसलिए है कि वहां पर जाकर के अपने दोस्तों के साथ खेलेंगे, दोस्तों के साथ मस्ती करेंगे और टीचर जो हमें पढ़ाएगा उसको आज होमवर्क डलवा के लाएंगे। ये है। तो विद्यालय में बच्चों में रुचि, ज्यादा पढ़ाई के लिए रुचि नहीं है, रुचि किस लिए? कि वहां जाकर के साथियों के साथ खेलेंगे, खूब मस्ती करेंगे, इसलिए विद्यालय में उनकी रुचि होती है। 6 से 10 वर्ष के बालकों की विद्यालय में रुचि अधिक होती है। क्लियर। आगे चलते हैं। इसके बाद बाल्यावस्था में बालक में नकारात्मक व्यवहार सर्वाधिक होता है। नकारात्मक व्यवहार कैसे? बालक जिद्दी प्रवृत्ति होता है। जिद्दी बनाने के पीछे ज्यादा योगदान होता है मम्मी का। जिद्दी प्रवृत्ति का होता है। क्रोधी प्रवृत्ति का होता है, बालक को क्रोध आता है, बार बार में गुस्सा आता है। ये भी मैं बताऊं ना आपको, बालक जिद्दी प्रवृत्ति का होता है, बालक क्रोधी प्रवृत्ति का होता है, बालक में स्वार्थ की भावना होती है, बालक स्वार्थी हो जाता है। बालक क्या होता है? स्वार्थी होता है। ये शेष अवस्था स्वार्थ वाली थी, वहां पे मैंने आपको स्वार्थ की बात बताई, लेकिन यहाँ पे उसकी प्रवृत्ति स्वार्थी रहती है। और देखिए बालक में कुछ नकारात्मक कैसे कि बालक जिद्दी होता है। जिद्दी कैसे कि नहीं मैं तो ऐसे ही खाऊंगा तो ऐसे ही खाऊंगा, मैं ये करूंगा तो ये करूंगा। बालक की जिद पूरी करना अच्छा है, लेकिन उसकी जिद के लिए हद से ज्यादा होना
वो बुरा है। बालक यदि जिद कर रहा है, कुछ ऐसी जिद कर रहा है तो जायज़ है, हमें अच्छी लग रही है, कोई बात नहीं, वो जिद करने से उसका पॉजिटिव विकास होगा। बालक कोई चीज़ की जिद कर रहा है, बालक मान लीजिए आप कॉपी मांग रहा है कि मुझे कॉपी ला करके दीजिए, मुझे पढ़ना है। अब आप उसकी जिद को दबाइए मत, आप उसको ला करके दीजिए। आप एक नहीं उसको 2 ला करके दीजिए। बच्चे ने पेंसिल मांगी, हालांकि उसके पास छोटी पेंसिल है, लेकिन फिर बच्चा कह रहा है मुझे बड़ी पेंसिल दीजिए, आप वो ला करके दीजिए। पढ़ने के लिए, खेलने के लिए यदि बच्चा कोई जिद कर रहा है, उसकी जिद को पूरा कीजिए। लेकिन बच्चा ऐसा कह रहा है कि नहीं मैं तो उसकी थप्पड़ मारूंगा, उस जिद को पूरा मत कीजिए। उसको थोड़ा डांटिए, थोड़ा धमकाइए और उसको इसी तरीके से उसकी थोड़ी कुछ चीज़ों को हटाइए। नेगेटिव व्यवहार को रोकने का सबसे अच्छा रीज़न है रोकना। हालांकि आप कुछ सोच रहे हैं कि ये रोकने का मतलब ये नहीं, ऐसे नहीं कह रहा मैं। मेरा मतलब है कि जो चीज़ें बच्चे के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन करें, बच्चे को अच्छे भविष्य की ओर ले जाएं, उनमें उसका समर्थन कीजिए। लेकिन जो बच्चे की कुछ गलत आते हैं उनको छुटाने के लिए आप उसको थोड़ा कंट्रोल में रखिए। बच्चे क्रोधी प्रवृत्ति के, बच्चे को बात बात पे गुस्सा आता है माफ कीजिए, तो बच्चा जिद्दी प्रवृत्ति और फिर क्रोधी। अब वही बात कहती है, बच्चे में क्रोध इसलिए है कि उसकी मान लिया उसमें टीचर ने उसको डांटा कि तू कॉपी क्यों नहीं लेके आता। अब उसके लिए बच्चा आपके आगे गुस्सा करता है कि मुझे कॉपी नहीं ला के दी, मुझे टीचर ने डांटा। वो क्रोध उसका जायज़ है, उस क्रोध को आप सहन कीजिए। लेकिन बिना फालतू का क्रोध, बिना किसी बात में उसको गुस्सा आ रहा है, उस क्रोध का दबाइए। बच्चा स्वार्थ, यदि खुद की पढ़ाई के लिए बच्चा स्वार्थी हो रहा है, कैसे कि मान लीजिए मुझे पढ़ना है, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे कोई काम मत बताइए। आप उसको ये मत समझिए कि बच्चा स्वार्थी हो रहा है, नहीं, वो पढ़ने के लिए स्वार्थी हो रहा है, वो अच्छी बात है। लेकिन बिना किसी मतलब यदि स्वार्थ दिखा रहा है, वो गलत बात है। तो इन नकारात्मक चीजों से, अगर जिद्दी या क्रोधी या स्वार्थी प्रवृत्ति से यदि बच्चे में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे ना, तब उस बात को बढ़ावा दीजिए, बाकी बातों को थोड़ा रोकिए। क्लियर? तो बच्चे में नकारात्मक प्रवृत्ति आ जाती है। बालक क्या होता है उसके बाद देखो, ये मैंने बताया आपको। अब जो बाल्यावस्था का जो बालक है ना, ये क्या करता है, ये जो संख्या होती है या जो द्रव्यमान होता है, संख्या होती है या द्रव्यमान होता है या क्षेत्रफल होता है, उनमें अंतर करने लग जाता है। संख्या के बारे में सीख जाता है, द्रव्यमान के बारे में सीख जाता है, और जो क्षेत्र है उनमें अंतर करना भी सीख जाता है। संख्या कैसे? गिनती सीखता है कैसे? अरे बच्चा जब पहली बार स्कूल में जाएगा तो उसको मैथ से पढ़ाते हैं गिनती, तो गिनती। द्रव्यमान 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, आधा किलो, पाव, बच्चा सीखता है। बच्चा सीखता है द्रव्यमान। क्षेत्र के बारे में, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बिस्किट देखो, ये जो बिस्किट है ना ये छोटा है, ये बिस्किट बड़ा है, ये रोटी छोटी है, मैं आधी रोटी खाऊंगा, मैं पूरी रोटी खाऊंगा, तो क्षेत्र में अंतर करना सीख जाता है। ये हमारी स्कूल छोटी है, उनकी स्कूल बड़ी है, हमारा कमरा बड़ा है, उनका कमरा छोटा है, मेरी पेंसिल बड़ी है, उसकी पेंसिल छोटी है। यानी संख्या, द्रव्यमान और क्षेत्र में अंतर करना भी इसी बाल्यावस्था में बालक सीखता है। इज दैट क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। उसके बाद ये बात यहां तक क्लियर होगी, आपको समझ में आ गई। अब देखिए इसमें समकक्षी समवयस्क, जो समकक्षी समूह होता है ना, जो समकक्षी समूह का सदस्य बन जाता है। ध्यान दे लीजिएगा, दल पूर्व, टोली पूर्व अवस्था कौन सी होती है? शेषावस्था की। समकक्षी समूह का सदस्य कौन सी अवस्था में आकर के बनता है? बाल्यावस्था में। और सक्रिय सदस्य कौन से बनेगा? एक्टिव कौन से में होगा? एक्टिव होगा किशोरावस्था में। समकक्षी समूह, खुद की जो क्लास है खुद के जैसे एज वाले हैं, या तो खुद की क्लास वाले समकक्षी या समवयस्क भी बोल सकते हैं इसको। समकक्षी के साथ साथ समवयस्क, खुद की एज वालों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है। तो समकक्षी और जो समवयस्क समूह होता है उसका सदस्य बन जाता है। लेकिन उसका सक्रिय सदस्य, उसमें एक्टिविटी या उसमें कार्यक्रम में भाग कब लेने ज्यादा, मतलब एक्टिव कब होता है, वो जाकर के होता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था का बच्चा कोई भी आंदोलन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वहां जाकर के सबसे पहले भाग लेता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ उसका मेंबर होता है, अगर भाग ले तो ले, नहीं ले तो कोई जरूरी नहीं है। तो समकक्षी या समवयस्क समूह का सदस्य कौन सी अवस्था में बनता है? बालक बाल्यावस्था में बनता है। क्लियर? यहाँ तक की बात। उसके बाद इसमें समलैंगिकता की, ये सारी मैं आपको कल जो बताया था इसको एक्स्ट्रा नाम वो उनमें आगे ना, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें डिटेल से नहीं समझा रहा। समकक्षी टोलिक समूह है, इधर की अवस्था ये मैंने आपको बता दी। अब जो समलैंगिकता, ये भी आपको मैं कल बता चुका हूँ कि बालक मतलब आपस में एक समान लिंग वालों से ज़्यादा मतलब भावना रखता है। और फिर दूसरा कि लड़के लड़कियों में भेद भी नहीं करता है, खुद के साथ रहना पसंद करता है और लड़के लड़कियों में भेद भी नहीं करता। ये चीज़ें मैं इसीलिए इनमें टाइम नहीं लगा रहा क्योंकि मैं कल इन चीज़ों को समझा चुका हूँ। मतलब कल इन द सेंस कि लास्ट अपनी क्लास हुई थी, जिससे मैंने जो इसके उपनाम बताए थे उनमें मैं आपको ये चीज़ें समझा चुका हूँ। क्लियर?
तो समलिंगिता की भावना इसमें आ जाती है। उसके बाद जो लगभग 9 वर्ष का बालक होता है, 9 वर्ष का, लगभग 9 वर्ष का बालक, वो क्या क्या करने लग जाएगा, वो दिन है, वार है, महीने है, समय है, वर्ष है, इनको याद रखना जाएगा कि दिन कौन सा है, आज कौन सा दिन है, सोमवार मंगलवार, आज कौन सा वार है, आज महीना कौन सा है, आज वर्ष कौन सा है, इन सभी चीज़ों को याद करने लग जाएगा। इन सभी चीज़ों को कि आज कौन सा दिन है, कौन सा वार है, कौन सा महीना है, कौन सा वर्ष है, या फिर कोई भी जो मतलब कोई घटना हुई, मान लीजिए कहीं पर उसने कुछ देखा कि देखो मम्मी आज मैंने स्कूल में ऐसा देखा, कि ये सिक्के जान लग जाएगा कि ये 2 रुपए का, 1 रुपए का, 3 रुपए का, 4 रुपए का, ये जान लग जाएगा। क्यों? तो क्यों जानने लगता है? दिन वार महीने वर्ष ये बच्चा सब स्कूल में जाता है कि आज बेटा सोमवार है, आज मंगलवार है, अब 2023 चल रही है, अब 2022 चल रही है, अब आज 21 तारीख है, आज 20 तारीख है, आज 15 तारीख है, आज 9 तारीख है, 8 तारीख है। अब आज की घटना ऐसी कि मतलब बच्चा स्कूल में जा रहा है कि मम्मी वहाँ पे मैंने ऐसा देखा, वो है ना ऐसे कर रहे थे। फिर बच्चा सिक्कों के बारे में जब उसको गणित पढ़ाते हैं कि देखो 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, तो बच्चा इन सभी चीज़ों के बारे में लगभग 9 वर्ष में जानना शुरू कर देता है। दिन वार महीने वर्ष घटना सिक्के इन सभी के बारे में 9 वर्ष की अवस्था में जानने लग जाता है। ये बात क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे ना तब तो इसका उत्तर 9 वर्ष का क्या है, और अगर आप CTET सीटेट दे रहे ना, हालांकि जो सीटेट बोलते हैं CTET होता है, तो आपको उत्तर करना है 8 वर्ष, क्योंकि सेंटर इसको 8 वर्ष मानता है और अपना स्टेट बोर्ड इसको कितना मानता है, 9 वर्ष मानता है। ध्यान रख लेना, उनका क्वेश्चन यही है, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, रीट में इसका उत्तर है 9 वर्ष और सीटेट में इसका उत्तर है 8 वर्ष। क्लियर? यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? अब उसके बाद कि मैं अभी इसको रफ करता हूं, फिर आपको कुछ और चीजें बताता हूं इसकी विशेषताएं। एक क्या करता है बालक, क्या करता है माता पिता पर पक्षपात का आरोप लगाता है इस अवस्था में कि आप है ना, मान लीजिए घर में 2 बच्चे, एक भाई बहन या 2 भाई कैसे भी हैं, तो क्या करता है कि आप उसको ज़्यादा प्यार करते हो, मेरे को नहीं करते, आप उसको ज़्यादा चीज़ ला कर देते हो, मेरे को नहीं देते, आप उसको इसका ज़्यादा ध्यान रखते हो, मेरा नहीं रखते। तो माता पिता पर पक्षपात का आरोप लगाता है। कैसा आरोप लगाता है? पक्षपात का आरोप लगाता है कि आप है ना दीदी को ज़्यादा ऐसे करते हो, लेकिन मुझे नहीं ला के देती। आप है ना भैया के साथ ज़्यादा खेलते हो, मेरे साथ नहीं खेलते। आप है ना आपने भैया की तो सारी चीज़ें पूरी कर दी, मुझे नहीं ला के दी। आपने दीदी को ये दे दिया, लेकिन मुझे नहीं दिया। यानी माता पिता पर पक्षपात का लगेगा कि मम्मी जो है ना भैया से ज़्यादा प्यार करती है, मेरे से नहीं करती, पापा है ना दीदी से ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे से नहीं करते। तो माता पिता पर पक्षपात का आरोप लगा रहा है कि आप है ना उसके साथ ज़्यादा सपोर्ट करते हो, मुझे नहीं करते। तो माता और पिता पर किसका आरोप लगा रहा है? पक्षपात का आरोप। कौन सी अवस्था में लगा रहा है? बाल्यावस्था में लगाता है। फिर इसमें क्लास का मॉनिटर, अभी बताया ना मैं, इसका समूह का सदस्य, इसमें क्लास का मॉनिटर बनने की इच्छा होती है। मॉनिटर या फिर नेता बनने की इच्छा शुरू हो जाती है कि क्लास का मॉनिटर मैं बनूंगा। फिर वो लीडरशिप करता है जाके कि मैं मॉनिटर हूँ, तू मत बोल, उसका नाम लिख लेता है, जाके मैडम को बोल के आता है, क्लास में डस्टर चौक लेके आता है। ये क्या होता है? ये मॉनिटर या फिर नेता बनने के गुण कौन से अवस्था में शुरू हो जाते हैं? बाल्यावस्था में शुरू हो जाते हैं। क्लियर? उसके बाद क्या होता है कि जो मतलब रिश्तेदारों के प्रति स्नेह की भावना, इसमें अभी लॉजिक बताऊंगा आपको क्यों होता है स्नेह की भावना। हालांकि ये मतलब सही है, रिश्तेदार के प्रति क्या होता है? स्नेह की भावना होती है। देखो कुछ इसमें मैंने आपको बताया था कि बच्चे में स्वार्थ की प्रवृत्ति होती है। कैसी प्रवृत्ति होती है बालक में स्वार्थ की प्रवृत्ति होती है। अब रिश्तेदारों में स्नेह की भावना कैसे आती है कि जब रिश्तेदार घर पे आए तो बच्चा उनकी खातिरदारी करेगा, आते उनको नमस्ते करेगा, उनको पानी पिलाएगा, उनको चाय पिलाएगा, उनको नाश्ता करवाएगा, उनको घुमा के लाएगा, बाहर कुछ दिखा के लाएगा, उनसे अच्छी अच्छी बातें करेगा, वो जब पूछेंगे उनको जाके बताएगा। क्यों? क्योंकि जब रिश्तेदार लास्ट में जाएं तो उसे कुछ ना कुछ देख कर जाएं। ये एक उसका स्वार्थ है। स्वार्थ के लिए भी रिश्तेदार के प्रति स्नेह होता है। और दूसरा कि मान लीजिए कोई रिश्तेदार उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो जब आते हैं तो बच्चे को खुशी मिलती है, तो खुशी के लिए भी रिश्तेदारों से स्नेह रखता है। यानी रिश्तेदारों के साथ स्नेह की भावना भी कौन सी बाल्यावस्था में विकसित हो जाती है। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आ गई? और जो अपने सामाजिक व्यवस्था होती है ना, उस सामाजिक व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए। जो भी समाज में जो चीजें हैं कि सामाजिक जो व्यवस्था होती है उनका सम्मान करता है। सामाजिक व्यवस्थाओं का क्या करता है? सम्मान करता है। समाज ने जो परंपरा बना रखी है उनका सम्मान। मान लीजिए घर में दादी जी हैं, वो दादी जी रोज सुबह सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाती है। अब देखो एक चीज आपको बताऊं, जल और पानी में डिफरेंस क्या है? दोनों के एक ही नाम है, जल भी और पानी भी, दोनों में डिफरेंस क्या है?
आप सोचोगे सर बावड़े हो गए, जल और पानी में क्या डिफरेंस है? अगर जल और पानी में डिफरेंस ही नहीं है तो बताइए फिर अलग अलग नाम क्यों दिया? अलग अलग नाम क्यों दिया? मैं बताता हूँ देखो डिफरेंस क्या है। डिफरेंस इसका ये है, हम भगवान को क्या चढ़ाते हैं? जल चढ़ाते हैं ना, जबकि पीते क्या है? पानी। तो शुद्ध चीज़ों के लिए कौन सा था? शुद्ध है तो जल, और अशुद्ध है तो पानी। पीने वाला मतलब भगवान को हम शुद्ध जल चढ़ाते हैं, तो भगवान को क्या करते हैं? जल चढ़ाते हैं, जबकि पीते क्या है? पानी। क्लियर? तो सामाजिक व्यवस्था होगा कि मान लीजिए दादी जी सुबह सुबह भगवान को, सूरज को जल चढ़ा रही है। अब बच्चा उनसे देखेगा, उनसे पूछेगा कि अच्छा ऐसा होता है, वो भी दादी के साथ रखने की कोशिश करेगा, दादी का आदर करेगा। मतलब घर में पापा ने बताया कि बड़े बुजुर्ग को आदर करना चाहिए, सबको देखा, पड़ोसी को देखा कि यार वो आदर करता तो मैं भी करता हूँ। तो सामाजिक व्यवस्था में क्या करेगा? सम्मान करेगा। हमारा जो वार त्योहार है उनको मनाने का, उनको मतलब आगे बढ़ चल के उनमें क्या लेगा? भाग लेगा। फिर उसके बाद अगला यहां तक आपने लिख लिया कि माता पिता का पर पक्षपात का आरोप लगाता है, मॉनिटर लिया, नेता बनने की, रिश्तेदार से स्नेह करता है, सामाजिक व्यवस्था क्या करता है? सम्मान करता है। अब क्या करता है? अगला जो बच्चा होता है, छोटा होता है, ज्यादा उसको समझ नहीं होती, तो वो माँ की बात मानता है, माँ की बात मानकर कार्य करता है, माँ की बात मानकर कार्य करता है। अब माँ की बात मानकर उसने कार्य तो कर दिया, लेकिन क्या स्वयं वो डिसीजन ले पाता है? तो स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। माँ की बात मानेगा और उसे कार्य कर लेगा, लेकिन खुद डिसीजन नहीं ले सकता। माँ ने उसको बोला कि बेटा ऐसा काम कर, वो उतना ही कर पाएगा, उसके बाद क्या करना है उसे नहीं पता, स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। माँ की बात मान करके, माँ या मतलब किसी ने माता पिता ने कुछ कहा या ज्यादा माँ से लगाव रहता है, तो माँ ने कुछ बोला, बच्चे ने वैसा काम कर दिया, माँ ने जैसा बोला बच्चे ने कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या करना है उसका डिसीजन खुद नहीं ले पाता। माँ ने बोला कि बेटा इसको है ना यहाँ से उठा के वहां रख दे, अब चाहे वो रास्ते के बीच में आओ चलने में, लेकिन बच्चा वही रख के आएगा, उसके बाद क्या कर रहा है उसे नहीं पता। तो माँ की बात मान करके कार्य शुरू कर देता है, लेकिन उसमें स्वयं निर्णय उसे नहीं लेना आता। क्लियर? उसके बाद आपस में इस अवस्था में एक चीज आपने देखी होगी, अगर मान लो घर में भाई बहन है, घर में भाई बहन है, उन भाई बहन में क्या होता है? इसमें झगड़ा खूब होता है। दोनों में आपस में, दो भाई हैं या दो बहनें हैं या दो मतलब भाई बहन हैं, उनमें आपस में झगड़ा जब बहुत होता है, आपस में पूरे दिन। लेकिन एक चीज होती है, दोनों आपस में चाहे जितना झगड़ ले, दोनों तो एक दूसरे को मतलब कितना भी जबरदस्त तरीके से लड़ लें, लेकिन अगर एक भी उनमें से कहीं चला गया तो दूसरे का मन नहीं लगता। ये झगड़ा क्या होता है? झगड़ा सिर्फ बाहरी झगड़ा है, इसका आंतरिक कोई मन में कोई द्वेष की भावना नहीं है, बस झगड़ा होता रहता है आपस में कि तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया, तू ऐसी है, तू वैसी है, या तू ऐसा है वैसा है, आपस में कर झगड़ा रहता है। लेकिन अगर एक भी कहीं चला गया तो दूसरे का मन नहीं लगता। यानी झगड़ा होता है भाई बहन में, वो अच्छी बात, मतलब ऐसी बात है, लेकिन उन दोनों में आपस में कोई किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं होता है। क्लियर? ये भी कौन सी अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में। ये कुछ फैक्ट है, मतलब ज्यादा मुझे से समझने वाला कुछ नहीं है, बस नॉर्मल सी बातें आप सभी जानते हैं, है ना। फिर एक मैंने आपको बताया इसमें संवेगात्मक विकास अधिक होता है, वो मैंने आपको बता ही दिया। कुछ फैक्ट जो थे बचे हुए, वो लगभग सारे फैक्ट अपने क्लियर हो गए। तो ये अपनी बाल्यावस्था लगभग अपने सारी पूरी कर दी। बाल्यावस्था की जो भी बातें थी वो सारी मैंने आपको बता दी। बालक क्या करता है सारा मैं आपको बता दिया। उसके बाद कुछ चीजें बता दूं कि बाल्यावस्था में बालक क्या करता है? तर्क करता है, तार्किक चिंतन होता है, तर्क करता है, चिंतन करता है। बाल्यावस्था में बालक क्या क्या काम करते हैं? बाल्यावस्था में बालक तर्क करता है, चिंतन करता है, ध्यान करता है। अभी बता दूं मैं, लिख लीजिए, ध्यान करता है, स्मरण करता है, चीजों की व्याख्या करता है, उसको एक्सप्लेन करता है। अभी इन चीजों के बारे में क्या बता दूं मैं? तर्क करता है बालक, चिंतन करता है, ध्यान करता है, स्मरण करता है, उन चीजों की व्याख्या करता है, उनका वर्गीकरण करता है, वर्गीकरण, उनमें विभेदीकरण करता है, वर्गीकरण करता है, उनमें विभेदीकरण करता है। तर्क करता है बालक, चिंतन करता है, व्याख्या करता है, स्मरण करता है, ध्यान करता है, वर्गीकरण करता है, विभेदीकरण करता है। इन सभी को ये कर लेता है। ये सारे काम तो वो क्या कर लेता है? बालक कर लेता है, लेकिन स्वयं समस्या का समाधान नहीं कर सकता। ये सारे काम कर लेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था लास्ट में जो मैंने इसलिए आपको रखा, लेकिन समस्या का समाधान स्वयं नहीं कर पाता। ये बाल्यावस्था अपने होगी पूरी, ये चीज समझाने के साथ। बालक तर्क कर लेगा, बालक सोच लेगा कि किस तरीके से इसमें लॉजिक लगाना, लॉजिक लगा लेगा। बालक चिंतन कर लेगा,
किस तरीके से सोचना है कि हाँ ऐसे ऐसे कुछ इस प्रकार बैठ कर आराम से उसके बारे में सोचेगा। बालक ध्यान लगा लेगा कि अच्छा इसलिए मेरा गलत हो रहा था, इसीलिए मुझे नहीं पता। बालक स्मरण करेगा कि यार जब मैं स्कूल में गया था मुझे सर ने बताया था कि ऐसे ऐसे उसको जोड़ करना है, तो बालक उसे याद कर लेगा। व्याख्या, अच्छा तो मैडम ने ऐसे कहा था कि आज ये इसकी चीज़ है ना, इसके बारे में लिखना है, तो इसके बारे में एक तो ये लाइन लिख देता हूँ, एक ये लाइन लिख, उसकी व्याख्या करें। वर्गीकरण, अलग अलग बात। आज मैडम ने कहा था कि आपके घर में जितने कलर है ना उन चीज़ों के नाम लिख लेना है, तो अच्छा लाल कलर की कौन सी, वो हो गया, पीले कलर की। विभेदीकरण, अच्छा मतलब खट्टी चीज़ें है ना, मैडम ने कहा था खट्टी चीज़ों के नाम लिखो, खट्टी चीज़ों में ये अपने घर में ये चीज़ें, मान लो दही है, खट्टा है, छाछा खट्टी, उनका नाम अलग लिखेगा, और मीठी चीज़ों के नाम अलग लिखेगा। यानी वर्गीकरण, विभेदीकरण, चिंतन, तर्क, ध्यान, स्मरण, व्याख्या, ये सब काम कर लेता है, लेकिन खुद से किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। अब उसके सामने कोई समस्या आ गई करते करते, अब उस समस्या का समाधान खुद नहीं कर सकता, उसके लिए उसको सपोर्ट की जरूरत है। इसलिए कहते हैं कि बाल्यावस्था में बालक जब भी स्कूल से घर आए तो पेरेंट्स से इतनी गुजारिश है कि वो अपने बच्चे को होमवर्क कंप्लीट करवाएं, थोड़ा उस पर ध्यान दें। ये मत सोचें कि बच्चा क्या अपने आप पढ़ लेगा। वही काम जो आप देखिए प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल का अंतर बताता हूँ। प्राइवेट स्कूल में आप फीस देते हैं ना, इसलिए बच्चों पर ज़्यादा ध्यान रहता है। प्राइवेट स्कूल में आप फीस देते हैं बच्चों को, इसलिए बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि बच्चों मतलब उसको स्कूल से लेके आना, उसका टिफिन पैक करना, सुबह उसको तैयार करना, स्कूल पहुंचाना, टाइम टाइम पेरेंट्स जो टीचर मीटिंग है उसमें जाना, बच्चे को आगे होमवर्क पूरा करवाना, कुछ चीज़ नहीं है तो ला के देना। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देता। हकीकत बता रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों पर गार्जियंस खुद ध्यान नहीं देते। वो ऐसे सोचते हैं कोई बात नहीं, पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा तो नहीं पढ़ रहा। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आपके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में वेल क्वालिफाइड स्टाफ होता है, क्यों? क्योंकि वो खुद की योग्यता साबित करके यहाँ लगे, उनकी तरह नहीं है जो मतलब कैसे लग गए। ठीक है ना, ध्यान। तो समस्या समाधान खुद नहीं कर सकता, ये सारी चीजें खुद कर लेता है। तो ये अपनी बाल्यावस्था की जो विशेष चीजें, जो विशेषताएं थी, ये सारी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमने अब तक कौन कौन सी अवस्थाएं पढ़ ली? हमने देखिए, पहले मैं इसको रफ करता हूँ, फिर आपको बता, थोड़ी दो बातें कर लेते हैं आप लोगों से, और फिर आज की क्लास को हैंडल करते हैं। तो हमने कौन सी पढ़ी? हमने पहले अभिवृद्धि विकास पढ़ा। अभिवृद्धि विकास पढ़ने के बारे में उसके बाद हमने कुछ चीजें की। अभिवृद्धि विकास पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा? फिर हमने जो अगली क्लास में हमने उसमें अंतर पढ़े, उनमें उनकी विशेषताएं पढ़ी। फिर हम अवस्थाओं पे आए। अवस्था में सबसे पहले हमने भ्रूणावस्था पढ़ी। भ्रूणावस्था के बाद हमने फिर 3-4 क्लास की शेष अवस्था की, और आज अपनी 3-4 क्लास के बाद अपनी बाल्यावस्था पूरी हो गई। यानी आपकी लगभग 10-15 क्लासेस होगी। इन 10-15 क्लासेस में आपने जो पढ़ा है वो आपको अच्छा लग रहा होगा, कंटिन्यूटी बन रही होगी, हमें धीरे धीरे आपका सिलेबस कवर हो रहा है। अब आप उठा करके देखिए, आपको कुछ जो सिलेबस है ना, आपके पास नोट्स तैयार हो गए, आपका सिलेबस किसी ने नोट्स बनाए नहीं है उससे तो क्या कहें। बाकी अगर आप रेगुलर रूप से नोट्स बना रहे हो तो आपका बिल्कुल नोट्स अच्छे तरीके से बन गए होंगे। क्लियर? अब आज करना क्या है, आप पहले इस क्लास को नोट्स बनाने का तरीका बताओ। देखो, पहले जब आप पढ़ते हो, या तो आप पहले क्लास ले लीजिए पूरी, फिर आप नोट्स बनाइए, या फिर साथ साथ में यदि आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाने के बाद आप बनकर तैयार हो जाए, हाथों हाथ इस क्लास को दोबारा स्टार्ट कीजिए और दोबारा एक बार पढ़िए बने हुए नोट्स के साथ, तो आपको चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएंगी। क्लियर? इसका रिवीजन करते रहिए बार बार, आपको चीज़ें अपने आप समझ में आएंगी। और साइकोलॉजी को अपने आसपास के फैक्ट से जोड़िए, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएंगे। ओके, अब मिलते हैं अगली क्लास में। कल से अपन स्टार्ट करेंगे किशोरावस्था की। उससे पहले अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल पे यदि आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मस्त रहिए, खुश रहिए, आराम से पढ़िए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।